और अपने बयानों के बाद केशव प्रसाद मौर्य अकेले से पड़ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार नाकाम कोशिश करते रहे हैं। उनकी नाकाम कोशिश कैसे कैसे सामने आई है ये आपको बता देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने 14 जुलाई को कहा कि कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हुए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हमारा गौरव है और मुख्यमंत्री भी हमेशा कहते रहे कि कार्यकर्ताओं के बिना पार्टी नहीं चल सकती है, सरकार नहीं चल सकती है। तो कार्यकर्ता मजबूत होंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई होगा, तभी पार्टी चल सकेगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ और करने की कोशिश की जिसमें नाकामयाब रहे। वो 16 जुलाई को उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात का कोई नतीजा नहीं हुआ। मुलाकात के 15 घंटे बाद फिर से सोशल मीडिया पर अपनी वही बातें दोहराते रहे जो उन्होंने बैठक के दौरान कही थी। 17 जुलाई को उन्होंने कहा, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लेकिन सोशल मीडिया पर भी उसका कोई असर इस पोस्ट का नहीं हुआ, क्योंकि उस पर भी मुख्यमंत्री ने लगातार बैठक की और आने वाले उपचुनाव को लेकर 30 मंत्री, प्रभारी मंत्री हैं, उनसे बातचीत की कि कैसे उपचुनाव में उनके कंधों पर जिम्मेदारी है और 10 सीटों पर उपचुनाव में वो कैसे भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें जिता सके, इसका मूल मंत्र दिया बातचीत करके उन मंत्रियों से। सवाल कई उठे कि भाई डिप्टी सीएम क्यों नहीं है इसमें, लेकिन कोई असर इसका नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री का टारगेट सेट है। वो जानते हैं कैसे पार्टी को मजबूत करना है और कैसे सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना है, और वो कोशिशें लगातार मुख्यमंत्री करते भी रहे और प्रयास दिखते भी रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो कोशिश करते रहे वो नाकाम हुई है। कब की ये भी हमने आपको बताया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। इधर देखिए, चुनाव परिणामों की समीक्षा और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मुद्दा इन दिनों बीजेपी के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आपको बता दें कि बगावत का झंडा जो है वो बुलंद कर लिया है। तो आलाकमान ने साफ ये कह दिया है कि योगी लोकप्रिय नेता हैं, ऐसे में केशव प्रसाद लखनऊ लौट आए हैं तो विरोधी उन पर तंज भी कस रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में होंगे और मकसद होगा चुनाव में खून पसीना बहाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद। वो कार्यकर्ता जिनके दम पर बीजेपी की चुनाव मशीनरी चुनाव दर चुनाव जोरदार प्रदर्शन करती आई है। कार्यकर्ताओं की मेहनत को सियासी जमीन पर लोगों को पार्टी से जोड़ने में उनकी भूमिका की सराहना के लिए पीएम मोदी आज उनसे संवाद करेंगे। बीजेपी के भीतर लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर समीक्षा का दौर जारी है। यूपी में जहां पार्टी की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं के नाम पर सियासी तीर चलाए गए, उससे बीजेपी आलाकमान सतर्क है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सर्वोपरि बताते हुए खुद को डिप्टी सीएम से पहले कार्यकर्ता करार दिया और इशारों में सीएम योगी की कार्य प्रणाली पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं की पीड़ा को खुद की पीड़ा से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता नहीं कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? छुटभैये नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे लोग थे। क्या कब्र खुदेगी, मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और यह बात सिर्फ आज की नहीं है, यह विगत लंबे समय से चली आ रही है। मोदी जी के लिए जिन लोगों ने बोटी बोटी काटने जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वो दूसरी पार्टी से लाकर आज कांग्रेस पार्टी के सांसद बन चुके हैं। और मैं यह भी बात दुख के साथ और गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा, किसी नेता के लिए मौत के शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द के रूप में किया था। हमने कभी जब आपातकाल में संविधान की हत्या हो गई थी तब भी
कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत की कामना या मौत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलवाड़ के साथ बहुत लंबे समय से होती आ रही है। मैं आप सबका ध्यान यह भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारत के ही नहीं दुनिया की इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री का एक विचित्र उदाहरण है इशरत जहां केस, जहां उस समय तत्कालीन सरकार की दो एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई, दोनों ने कहा कि इशरत जहां टेररिस्ट है। जैसे ही पता चला कि उसका निशाना तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, अचानक सीबीआई ने अपना हलफनामा बदल दिया और कहा टेररिस्ट नहीं है, वो तो मासूम है। भारत के इतिहास में कभी विदाउट एनी रीजन यू टर्न लेने का कोई उदाहरण नहीं मौजूद था। और आप सबको ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार आई और इशरत जहां मामले की फाइल तलब की गई तो पता चला फाइल गायब, और संबंधित अधिकारियों के बयान है कि उन लोगों ने फाइल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा था, केवल तत्कालीन गृह मंत्री ने, चिदंबरम साहब ने अपने आप वो नोट चेंज किया था। यह इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया था मगर आईबी ने स्टैंड चेंज नहीं किया था। यानी आईबी पहले भी मान रही थी कि इशरत जहां टेररिस्ट है और बाद में भी मान रही थी इशरत जहां टेररिस्ट है। सीबीआई पहले मान रही थी टेररिस्ट है मगर बाद में कहने लगी नहीं है। अर्थात दुनिया के इतिहास का इकलौता उदाहरण जहां एक ही सरकार की दो एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। एक एजेंसी कह रही है कि टेररिस्ट है अमुक व्यक्ति, एक करे नहीं। क्यों? चूंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या के इरादे से जाते हुए किसी टेररिस्ट को बचाव देने के लिए, कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक जाया जा सकता है, यह उसका दुखद उदाहरण है। आप सबको याद हो 24 अक्टूबर 2013 को पटना की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? नरेंद्र मोदी जी को Z+ सिक्योरिटी थी और उसी सभा में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे, उनके पास भी Z+ सिक्योरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। दो नेता जिनके पास Z+ सिक्योरिटी हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उसके लिए केंद्रीय सरकार ने क्या व्यवस्था की थी। इसलिए सुरक्षा और नेताओं की जान की कीमत पर राजनीति होनी चाहिए। इसके उलट हम बताते हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा निकली, उनके बाद भी Z+ सिक्योरिटी है। कश्मीर में आप सब ने देखा कि कितने मधुर मनोभावों के साथ भैया और बहन बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे उस संवेदनशील जगह पे। केंद्र सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित की। मणिपुर जैसी जगह पे जहां इतना संवेदनशील है, उनकी यात्रा निकली और पूरा रूट सैनिटाइज करना और सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है, जीत का उत्साह, मगर यहां हार का उत्साह है। तो उस हार के उत्साह में मैं कहूंगा उत्साह से उच्छृंखलता, उच्छृंखलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए, परिपक्वता का प्रदर्शन करिए। इसलिए मैं पुनः जहां से मैंने प्रारंभ किया था वहीं पे सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग